नमस्कार, मैं डॉक्टर धन्वंतरी त्यागी फिर से आपका पुनः स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में फैटी लीवर के बारे में बताया था, यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो फेसबुक मेरे पेज पर और इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। आप ऐसी वीडियोस के लिए जो कि आपको स्वास्थ्य के बारे में एक पूर्ण जानकारी और एक प्रमाणित जानकारी देती हूँ, ऐसी अगर आप जानकारियां चाहते हैं तब ऐसी स्थिति में आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको जितनी बार भी हम वीडियो जो है वो डालें तो वो वीडियो सब आपको जो है वो मिलती रहे। आज का हमारा विषय है पित्त अश्मरी। पित्त अश्मरी से मतलब यहाँ पर ये संस्कृत शब्द है पित्त अश्मरी और इसका मतलब है पित्त की थैली की पथरी। वास्तविक बात यह है कि आयुर्वेद में पित्त अश्मरी के नाम से किसी प्रकार के कोई रोग का वर्णन नहीं है, लेकिन इस प्रकार के नाम से जो है वो कई सारे रोगों की स्थिति जो है वो मिलती है। और ऐसा ही नहीं है कि केवल वो उसमें रोग की जानकारी और पहचान वर्णित है, उसमें उसके रोग की जांच की विधियां, कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, क्या चिकित्सा करनी है, क्या चिकित्सा नहीं करनी है, ये सब चीजें इसके अंदर वर्णित है। चलिए हम पित्त अश्मरी की तरफ जो है वो चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर पित्त की थैली की पथरी की। देखिए, पित्त की थैली की पथरी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पित्त की थैली के अंदर होने वाली पथरी को हम पित्त अश्मरी या पित्त की थैली की पथरी के नाम से जानते हैं। एलोपैथिक टर्म में इसको कॉलेलिथिएसिस के नाम से जानते हैं। कॉले टर्म जो लैटिन में है वो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली के लिए होने वाली संबंधित चीजों के लिए पहले वो प्रीफिक्स के रूप में जो है वो जुड़ता है। लिथियसिस का मतलब है कि चीजों का इकट्ठा होकर के पथरी जैसा या पत्थर जैसा जो है वो बन जाना। तो इसलिए ये पित्त की थैली में होने वाली जो है वो पथरी। ये पित्त की थैली कहां होती है? पित्त की थैली जस्ट हमारे लिवर के नीचे फ्रॉम ये आपके थोड़े राइट साइड की तरफ को होती है। ये लिवर बेड से लगी हुई होती है। आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो ये उदर जो है वो संरचना के अंतर्गत जो है वो आती है और ये बेसिकली ये आपका जो ऊर्ध्व उदर है ये उसमें जो है वो मिलती है। बनती कैसे है, ये एक बड़ा प्रश्न है। बनती कैसे है तो वो मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए हमें जानकारी करनी होगी पित्त क्या होता है। अगर हम एलोपैथ और आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद सबसे पुराना है, एलोपैथ बाद में आया है, लेकिन हम दोनों टर्म को एक साथ कोरिलेट करके चलेंगे। पित्त की जो आयुर्वेद में परिभाषा है वो है स्निग्ध यानी कि चिकना होता है, और द्रव यानी कि लिक्विड होता है, और इसके अलावा उष्ण होता है, गर्म होता है, यानी कि एसिडिक नेचर का जो है वो होता है। ये पित्त की मोटी मोटी जो है वो अम्ल यानी कि खट्टा होता है, एसिडिक अम्ल, एसिड बनता है। तो एसिड, ऐसा एसिड जो कि पानी जैसा हो, मतलब पतला हो, पानी जैसा मतलब लिक्विड, बिल्कुल पानी जैसा डाइल्यूटेड लिक्विड नहीं, और इसके अलावा स्निग्ध हो। स्निग्ध का मतलब कि उसके अंदर चिकनाई की मात्रा जो है वो विद्यमान हो, ऐसा जो है वो आयुर्वेद में पित्त की परिभाषा में कहा गया है। मॉडर्न साइंस में भी बाइल जो जूस होता है, बाइल जूस में भी जो है वो फैटी एसिड के टाइप ऑफ फैटी एसिड हम उसको जो है वो मान सकते हैं। मैं परिभाषा की बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। तो बेसिकली पित्त एक सोपी सब्सटेंस आप मान सकते हैं, ऐसा कि जिसकी जो प्रकृति है वो एसिडिटी है, यानी कि वो तेजाब के जैसे काम करता है लेकिन चिकना है, यानी कि उसके अंदर चिकनाई की मात्रा विद्यमान है। तो होता क्या है, ये गॉल ब्लैडर में यानी कि पित्त की थैली के अंदर बनता है और वहीं इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होकर के वही कॉमन बाइल डक्ट यानी कि पित्त नलिका से निकल करके वो पाचन तंत्र में हमारे प्रवेश करता है और वहां से भोजन को पचाता है। तो इसका मतलब यह है कि चिकनाई वाला ऐसा द्रव जो कि भोजन पाचन में जो है वो सहायक हो, उसे हम पित्त कहते हैं। और जहां ये पित्त बनता है और स्टोर रहता है, इकट्ठा रहता है, उसको हम पित्त की थैली जो है वो बोलते हैं, यानी कि गॉल ब्लैडर हम उसको बोलते हैं। बनती कैसे है? देखिए, सीधी सीधी सी बात है। कोई चिकनाई वाला द्रव्य हो और अगर वो एक जगह बन रहा हो और बनने के बाद उसका स्टोर बढ़ता चला जा रहा हो, यानी कि ज्यादा मात्रा में बन रहा हो, ज्यादा मात्रा में जब वो बनता है तब ऐसी स्थिति में उसकी जो कैपेसिटी है, यानी कि जो स्टोर की कैपेसिटी है, वो उससे ज्यादा बनता है। चूंकि वो साथ में चिकना जरूर है, तो चिकनाई वाले पदार्थों की आपस में जो है वो क्या एक विशेष जो है वो प्रकृति होती है कि वो चीजें आपस में
जुड़ जाती हैं। जैसे घी हम जब उसको ठंडा करेंगे, हवा लगाएंगे तो वो जम जाएगा, गर्म करेंगे तो वो पिघलता जो है वो रहेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जब किसी प्रकार से पित्त का मार्ग का अवरोध हो जाता है या फिर पित्त बहुत अधिक मात्रा में बनता है, दो परिस्थितियां, या तो बहुत अधिक मात्रा में बने या उसके मार्ग में अवरोध हो जाए किसी प्रकार से, यानी कि उसको निकलने का रास्ता ना मिले, दोनों ही स्थितियों में वो पित्त ज्यादा बढ़ जाता है। जब ज्यादा बढ़ जाता है तब ऐसी स्थिति में वो वहां पर क्लबिंग उसकी हो जाती है, इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद सबसे पहले वो गाढ़ा होता है, जिसे हम बोलते हैं पित्त का गाढ़ा होना। मॉडर्न मेडिकल टर्म में एल्कलाइन फॉस्फेटेज ये टेस्ट ये आपको बताता है कि आपका पित्त गाढ़ा हो रहा है। ये मैं आपको एक कॉमन सी भाषा में बता रहा हूं। जब वो गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होने के बाद भी उसकी सेम प्रोसेस, यानी कि या तो उसकी रुकावट या उसका ज्यादा बनना लगातार विद्यमान जो है वो रहता है, तब ऐसी स्थिति में उसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, जैसे मलाई के ऊपर मलाई की लेयर हम जमा सकते हैं या ईंट के ऊपर ईंट की लेयर जमा सकते हैं। ऐसे करके वो लेयर बाय लेयर जो है वो वहां पर जमता रहता है और धीरे धीरे और अंदर का पार्ट उसका और गाढ़ा होता रहता है। मॉइस्चर की खास बात होती है कि उसके अंदर से मॉइस्चर बाहर निकलता रहता है और वो और गाढ़ा होता रहता है। तो बेसिकली ये एक ऐसी स्थिति है कि जैसे घी है और वो घी जो है वो अंदर की साइड बन रहा है, वो ज्यादा मात्रा में बन रहा है या बाहर नहीं निकल रहा है, तो वो जाकर के जम गया, उसकी क्लबिंग जो है वो हो गई है। तो इस तरीके से जब पहले वो गाढ़ा होता है, गाढ़ा होने के बाद जमना शुरू करता है, जमने के बाद वो ज्यादा मात्रा में बनता है। ज्यादातर इसलिए पित्त की थैली की पथरियां जो होती हैं, जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर ऑपरेट कराते हैं, तो पित्त की थैली जब उसमें निकलती है, तो निकलने के बाद जब मालूम चलता है तो उसमें मालूम चलता है कि पित्त की थैली की पथरियां संख्या में ज्यादा होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 20, कई बार छोटी छोटी बहुत सारी जो है हो जाती हैं, 30, 40 स्टोन भी जो है वो हो जाती हैं। तो क्लबिंग जैसे मक्खन के टुकड़े जम जाते हैं, उस तरीके से जो है वो जम जाता है। तो बनने की का मूल कारण जो है वो क्या हुआ यहाँ पर, अगर स्थान के हिसाब से बात करें तो वो ये हुआ कि पित्त की थैली की बनती है, जो पित्त की थैली की पथरी बनती है, पित्त गाढ़ा होने के बाद में वो वहां पर जो है वो जम करके उसकी क्लबिंग हो जाती है और छोटे छोटे लड्डू टाइप जो है वो बन जाते हैं। अब बनती क्यों है, ये गाढ़ा क्यों होता है, इसके पीछे जितने भी कारण हैं, जितने भी कारण आज तक की तारीख में किसी भी चिकित्सा विज्ञान को ज्ञात हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं वो कारणों की जानकारी है तो वो केवल और केवल आयुर्वेद में है। तो आयुर्वेद इसके बारे में जो है वो क्या कहता है, सबसे पहली चीज तो जो है वो ये है कोष्ठबद्धता। कोष्ठबद्धता का मतलब, कोष्ठबद्धता एक लक्षण है, ये कोई बीमारी नहीं है। कोष्ठबद्धता जिसे हम सामान्य भाषा में कब्ज जो है वो कह देते हैं, लैट्रिन का टाइट होना। यही वजह है कि महिलाओं के अंदर लैट्रिन टाइट होने की शिकायत जब ज्यादा रहती है, तो इसीलिए महिलाओं में पित्त की थैली की पथरियां होने की संभावना पुरुषों की अपेक्षा 2 गुना होती है। एलोपैथ में तो इसके लिए फार्मूला जो है वो बना है, फैटी फीमेल फर्टाइल 40, फैटी फीमेल फर्टाइल 40, यानी कि वजन ज्यादा बढ़ा हुआ हो, महिला हो, फर्टाइल यानी कि 40 की उम्र तक या 42 की उम्र तक की स्थिति हो, और 40 यानी कि 40 के दशक में ज्यादातर जो है वो ये शिकायतें होती हैं। ऐसा नहीं है ये 25 साल 30 साल की स्थिति में भी जो है वो मिल जाती है। तो कोष्ठबद्धता इसका एक मूल कारण है, क्योंकि जब मल सख्त रहता है तो इसका कारण यह है कि पित्त की थैली, कोष्ठबद्धता कारण नहीं है, कोष्ठबद्धता एक लक्षण है जो हमने आपको पहचान करने के लिए बताया है। कोष्ठबद्धता होने की वजह से दिक्कत ये रहती है कि कोष्ठबद्धता होती है पित्त के सही श्रवण न होने के कारण, यानी कि पित्त का स्राव अगर सही से ना हो, तब ऐसी स्थिति में कोष्ठबद्धता होती है, क्योंकि पित्त का काम है विरेचन करना, पेट साफ कराना। तब ऐसी स्थिति में हम बहुत ज्यादा पेट साफ की दिक्कत, दवाओं का सेवन करते हैं। ये दूसरा कारण है पित्त की थैली की जो है वो पथरी होने का, क्योंकि कोष्ठबद्धता एक लक्षण है, बीमारी नहीं है। जब जब हम पेट साफ की दवाओं का सेवन करेंगे बिना सही कारण की जानकारी करें, तब तक हम जो है वो नुकसान जो है वो करते रहेंगे, शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां उत्पन्न करते रहेंगे। वजन बढ़ना या पेट का बाहर निकलना, ये तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों को समान तौर पर जो है वो इसके लिए उत्तरदायी मान सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने फैटी लीवर पे चर्चा करी थी कि पेट बाहर क्यों निकलता है या कैसे निकलता है। तब ऐसी स्थिति में जब पहले फैटी लीवर रहता है तो फैटी लीवर आगे आपका जो है वो पित्त की थैली की पथरी को बनने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी कि ये इसका एक हम एक सपोर्टिंग फैक्टर मान सकते हैं, यानी कि सहयोगी कारण जो है वो मान सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का सेवन हमारे शरीर की प्रकृति के अनुरूप कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रिफाइंड ऑयल और विभिन्न प्रकार की जो तथाकथित शोध हैं, उन्होंने हमारे भोजन से
सरसों के तेल को बाहर निकाल दिया और घी को जो है वो बाहर निकाल दिया। उसके बजाय रिफाइंड और वनस्पति ऑयल या वनस्पति घी की तरफ हमें ले आए। ये रिफाइंड ऑयल और वनस्पति ऑयल वनस्पति घी दोनों ही शरीर के अंदर इनका पाचन सही प्रकार से और पूर्ण प्रकार से नहीं होता है। तब ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं, फैटी लीवर कॉज करते हैं और फैटी लीवर बढ़ने की वजह से वो फैट जब आगे की तरफ पित्त की नलिका की तरफ चलती है तो वहां से उसका रास्ता रोक देती है, एक कारण। दूसरी बात, जब भी कभी शरीर में चिकनाई की मात्रा खाने के माध्यम से ज्यादा जाएगी तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली उसके पाचन के लिए ज्यादा मात्रा में पित्त बनाएगा। जैसे फास्ट फूड है, जैसे बर्गर से या चाउमीन पिज्जा जो भी कुछ है, इसके अलावा जैसे ज्यादा नॉनवेज आइटम है, ज्यादा तेल चिकनाई वाले खाने हैं, पकौड़े हैं, या फिर इसके अलावा जो भी स्नैक्स जो है वो बनते हैं, तो जितने पेट में ज्यादा मात्रा में चिकनाई जाएगी तो हमारा शरीर अपने आप ही उस सिग्नल को सेंस करके पित्त की मात्रा को ज्यादा बढ़ाएगा। जब पित्त की मात्रा को ज्यादा बढ़ाएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि आप नियमित जो है वो चिकनाई का सेवन करें। दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि पित्त की मात्रा जो है वो बढ़ने की वजह से आपके उस पेट के अंदर जो जा रही वो फालतू चिकनाई है या इस प्रकार के जो है वो जो विषाक्त तैलीय पदार्थ हैं उनका पाचन ही हो जाए। पाचन हो या ना हो लेकिन पित्त की मात्रा जरूर बढ़ेगी और वहीं से पित्त की जो थैली है उसके अंदर स्टोरेज जो है वो ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। कभी कभी हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो एक कंडीशन उसमें लिखी आती है, गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड। डिस्टेंडेड का मतलब क्या है, पित्त की मात्रा उसके अंदर ज्यादा हो गई है। ये आपके पास दूसरा मौका है कि आप तत्काल प्रभाव उसको रोक लीजिए कि पित्त की थैली की पथरी ना होने पाए। इसके अलावा भोजन में संतुलन का ना होना। हम सामान्य तौर पर क्या करते हैं, जैसे घी, जैसे चिकनाई वाले पदार्थ, जैसे पनीर, जैसे नॉन-वेज आइटम्स, जैसे इसके अलावा मेवे, हम इन चीजों का सेवन करने की ज्यादा सोचते हैं ताकि हमें शरीर को जो है वो ज्यादा ताकत मिले, जो कि बिल्कुल सच्चाई नहीं है। आप यदि रूखी सूखी रोटी भी खाते हैं और आपका पाचन तंत्र बिल्कुल सही है तो उससे आपको पूर्णतया और शरीर का पूरा पोषण जो है वो मिलेगा। ये लास्ट में जब सबने अपनी पूरी कैलोरीज और पूरी सबकी जो है वो हाइपोथेसिस दे दी, तब ऐसी स्थिति में भी लास्ट में जाकर के रिसर्च आई है। कोई फायदा नहीं है कि हम कैलोरी नाप करके भोजन करें, इसमें देखें कितना विटामिन है, कितना मिनरल है, कितना कैल्शियम है, कितनी फैट है, कितना कोलेस्ट्रॉल है। हमारा शरीर कैसे पचाता है इसके ऊपर निर्भर करता है कि उस भोजन में कितने जो है वो पोषक पदार्थ हैं, किस प्रकार के जो है वो पोषक पदार्थ हैं। तो भोजन का संतुलन जो है वो नहीं होना, हम अपने फलों की जानकारी, भाई दूध या दूध पदार्थ की जानकारी, ये सब चीजें जो है वो हम नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हम अपने पेट के साथ अन्याय जो है वो कर जाते हैं और भोजन का संतुलन जो है वो हम जो है वो नहीं रख पाते हैं। इसके अलावा खट्टा, तला और तीखा, विशेषकर रात के समय का ज्यादा उपयोग करना। रात के समय का उपयोग करने में और वैसे भी खट्टा, तला, तीखा उपयोग करने से पित्त की प्राकृतिक वृद्धि होती है। जब पित्त की वृद्धि होती है तो वो आपके गॉल ब्लैडर में पित्त को जो है वो बढ़ाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो कारण है। पेट साफ की दवाओं के बारे में मैं अभी पहले जो है वो जिक्र कर चुका हूं कि पेट साफ की दवाएं जो है वो ज्यादातर पेट साफ की दवाएं जितनी भी होती हैं, जब हम बिना कारण के उनको लेते हैं तो वो शरीर के अंदर हानि ही करती हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो एलोपैथिक हो। ये बात हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना जल्दी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। जब पित्त की थैली की पथरी बन जाती है तब ऐसी स्थिति में जो पित्त है, जो भोजन के पाचन के लिए एक जो है वो आवश्यक अंग है, तो वो भोजन पित्त उसको उपलब्ध नहीं हो पाता है, भोजन का पाचन सही नहीं होता है, जिसकी वजह से पेट के अंदर जलन, गैस, खट्टी डकार, अपारा, भारीपन, सिरदर्द, चक्कर, उल्टी, घबराहट, दिल की धड़कनों का बढ़ना, शरीर में पसीने का जो है वो बढ़ जाना, पेट में दर्द किया दुखन की महसूस होना। ज्यादातर ये दर्द शरीर के इस हिस्से में यानी कि पूरे पेट और छाती में कहीं भी जो है वो हो सकता है। जरूरी नहीं है सब लक्षण एक साथ आए, किसी को कोई लक्षण कम, किसी को कोई लक्षण ज्यादा, लेकिन घूम फिर करके जरूर रहते हैं। तब ये पित्त की थैली की पथरी होने की वजह से सामान्यतया ये लक्षण होते हैं। इनसे कई बार रोगी जो है वो ये इस बात के भ्रम का शिकार हो जाता है कि हम उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं, इनकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। और जैसे जैसे ये आगे को बढ़ती चली जाती है, कभी किसी दिन पेट में दर्द बहुत ज्यादा होता है, तब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब हम जानते हैं कि पित्त की थैली की जो है वो पथरी हो गई है। सच्चाई वाली बात यह है कि पित्त की थैली की पथरी एक दिन में नहीं बनती है। इसको बनने में यानी कि पित्त के जो है वो अधिक श्रवण से या रास्ता बंद होने से लेकर के पित्त की थैली बनने तक के बीच में कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लगता है।
और तब शरीर हमें बार बार इशारे कर रहा होता है कि जो लक्षण मैंने आपको बताया, जलन, गैस, खट्टी डकार, अफारा, भारीपन, चक्कर, सिर दर्द, घबराहट, बेचैनी, थकान, कमजोरी, इसके ये इशारा कर रहा होता है कि आपको ये बीमारी हो रही है। इसे बोलते हैं आयुर्वेद में पूर्व रूप। यह आयुर्वेद की ही खास बात है कि हम बीमारी होने से पहले आपको बता सकते हैं लक्षणों की जानकारी करके कि ये बीमारी आपको होने वाली है। इस बीच में जब से हमने इस वीडियो के बारे में लोगों को जानकारी दी है, काफी लोगों के जो है वो प्रश्न आए हैं कि आप जानकारी तो दे देंगे कि बीमारी कैसे होती है, लेकिन ये बताइए कि रास्ता क्या है। देखिए, जितने भी उदर रोग होते हैं, इसे हम आयुर्वेद में गुल्म रोगों में रख सकते हैं। जितने भी उदर रोग होते हैं, जितने ज्यादा पुराने हो जाएंगे, इनकी चिकित्सा करना उतना ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। खास तौर पे पित्ताशमरी के साथ में एक दिक्कत है, क्योंकि ये पित्त के कारण से होती है और पित्त में पाक हो जाता है, यानी कि पक जाती हैं चीजें। तो पकने की वजह से उसमें थोड़ा पस बनने की, मवाद बनने की, गलने की और फटने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। समस्या यहाँ ये नहीं है कि ऑपरेशन की एकमात्र विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है, ना, ऐसा नहीं है। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि हम इसको बाकी पथरियों की तरह मान लेते हैं। ये पथरी नहीं है, ये पथरी नहीं है। पित्त इकट्ठा होकर के एक जगह जुड़ गया है, जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर जो है वो इकट्ठा हो जाता है और दिल की नसों को ब्लॉक कर देता है। तब वहां क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और उसका रास्ता जो है वो बना देते हैं। यहां भी यही संभव है। लेकिन परेशानी कहां पर क्या होती है कि रोगियों को ये चाहिए कि तत्काल प्रभाव जो है वो राहत हो और तत्काल प्रभाव जो है वो हमारा जो है वो चिकित्सा बन जाए और ये फटाफट जो है वो घट जाए। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें तत्काल प्रभाव राहत दी जा सके। इसमें आपको खाली दवाओं से कुछ नहीं होगा, आपको परहेज भी करना होगा, आपको कसरत भी करनी होगी, आपको दवाएं भी खानी होगी, तब जाकर के आपको जो है वो ऑपरेशन से यहां पर बचाव संभव है। जहां तक संभावनाओं की स्थिति है, तो आज की तारीख में हमने लगभग 65 रोगियों पर इस बात का अध्ययन जो है वो किया है। अधिकतर मरीजों की पित्त की थैली की पथरियां जो है वो सही हो गई हैं। कुछ मरीजों की जिनकी हो सकता है उनकी शरीर की प्रकृति ऐसी हो सकता है हमसे कोई चिकित्सा में चूक हो गई हो सकता है उनसे कोई परहेज में चूक हो गई हो, तो ऐसी ही हमने साथ डाटा निकाल के रखे हैं। हो सकता है शब्द का इस्तेमाल मैं केवल आपको बताने के लिए कर रहा हूं। तो लगभग 40-45% पेशेंट जो है वो ऐसे हैं कि जिनमें हमें इतना तो हुआ कि उनका ऑपरेशन टल गया, लेकिन हम ये कह दें कि 40-45% पेशेंट की भी जो है वो पूरी पथरी जो है वो खत्म हो गई, तो ऐसी संभावना जो है वो बिल्कुल नहीं रही। 60%, 55%, 60% लोगों में काफी जो है वो राहत रही। इसके अलावा ऑपरेट कराने की जहां तक बात है या फिर दवा खाने की जो है वो जहां तक बात है, तो यदि आप पित्त की थैली की पथरी की परेशानी से यदि आप ग्रसित हैं, तो मेरी आपसे केवल एक ही एडवाइस है, यदि आप वाकई में पित्त की थैली की पथरी से पीछे छुड़ाना चाहते हैं, तो आपको आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए और उसके बताए रास्ते पर पूर्णतः चलना चाहिए, तो आप ऑपरेशन से बिल्कुल बच सकते हैं। जहां तक ऑपरेशन के बाद की संभावना है, कुछ मरीज ऐसे भी हैं कि जो ऑपरेट करा चुके हैं और उसके बाद में उनको फिर भी यही प्रॉब्लम जो है वो परसिस्ट कर रही है, तब यानी कि यही समस्याएं उनको वापस से हो रही है, जलन, गैस, खट्टी डकार, अफारा, भारीपन आदि, उनके लिए भी व्यवस्था है। एक बीमारी होती है जिसको एलोपैथ में भी जानते हैं, पोस्ट कोलेसिस्टेक्टमी सिंड्रोम, यानी कि पित्त की थैली निकालने के बाद में, ऑपरेशन करने के बाद में भी मरीजों को जलन, खट्टी डकार, अफारा, भारीपन, पेट दर्द, उल्टी, उबकाई, ये सब चीजें रह सकती हैं। बहुत पेशेंट है इसके, लगभग हर महीने 2-3 पेशेंट जो है वो इसके एनकाउंटर हमारे पास जो है वो हो जाते हैं, आ जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में उनको ठीक करने में थोड़ा लंबा समय तो लगता है, लेकिन वो मैनेज जो है वो हो जाते हैं। तो इसलिए ऑपरेशन कराने के बाद भी आपको परहेज करने की आवश्यकता जो है वो पड़ेगी, बजाय इसके कि आप ऑपरेशन कराने के बाद में जलन, खट्टी डकार का कैप्सूल खाएं और जिसकी वजह से शरीर में अन्य बीमारियां पैदा हों। उत्तम आपके लिए सही व्यवस्था जो है वो यही है कि जब आपको पित्त की थैली की पथरी की जानकारी हो जाए, आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह करें। अगर पथरी गली या नहीं गली, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा अभी फिलहाल। पथरी निकली या नहीं निकली वो एक अलग बात है, लेकिन आपका ऑपरेशन जो है वो थोड़े समय के लिए टाला जा सकता है। पेट की परेशानियां जो भी उसके अंदर हैं, उनको जो है वो काफी हद तक, लगभग 90% तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा आपका जो ऑपरेशन होने के बाद की जो समस्याएं हैं, अगर हम पहले से इलाज करा करके रखेंगे तो ऑपरेशन होने के बाद की जो समस्याएं हैं उनमें लगभग 95% तक की कमी आपको बिल्कुल जो है वो मिलने वाली है।
इसी के साथ ही मैं आप सब लोगों से आज के सेशन से विदा लेता हूं। फिर आपसे जो है वो मुलाकात होगी धन्वंतरी आयुर्वेदा के साथ। बिल्कुल जो है वो बने रहिए, हम बार बार आपको ऐसे ही जो है वो वीडियोस भेजते रहेंगे जितना भी हमसे संभव हो पाएगा। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। कल विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मेरा आपसे विशेष निवेदन है, अष्टांग योग होता है, अष्टांग योग में से किसी एक योग के आप अपनी जो है वो जानकारी और विशेष जानकारी जो है वो जरूर रखिए। भगवान धन्वंतरी आपको बिल्कुल जो है वो स्वस्थ रखें। आप सुन रहे थे डॉक्टर धन्वंतरी त्यागी को। फिर आपसे पुनः मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।